हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 12वां लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कृषि विपणन संस्थान और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख ऐसे स्थान जहां पर कृषि से संबंधित चीज़ों की खरीदी बिक्री होती है और साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सबसे पहली चीज़, कृषि विपणन संस्थानों के बारे में अगर चर्चा करें तो हम इसमें आए हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। कृषि विपणन संस्थान, कृषि विपणन संस्थान में से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से एक पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपको अपनी तैयारी इस टॉपिक के लिए किस डायरेक्शन में रखनी है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है? आदर्श मंडी का मतलब होता है वे मंडी, वे क्षेत्र जहाँ पे हमारे जो कृषि उपज है उनकी खरीदी बिक्री की जाती है, जिसको कि हम मंडी कहते हैं। तो ऐसी मंडी जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है उनको हम आदर्श मंडी कहते हैं। ठीक, तो प्रदेश में कौन कौन से जिले में आदर्श मंडी स्थापित की गई है पहले ये देख लेते हैं। ठीक, आदर्श मंडी क्या होता है? ऐसे मंडी जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, रोड हो, ड्रेनेज हो और प्रॉपर चबूतरे वगैरह हो, शेड हो। ठीक, तो ऐसे मंडी को हम आदर्श मंडी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जगह है? सबसे पहले है धमतरी, एक है कुरुद, इसके अलावा राजनांदगांव, उसके बाद में कवर्धा और मुंगेली। इन जगहों पे आदर्श कृषि मंडी स्थापित की गई है। ठीक, अब इसके अनुसार आप अपने क्वेश्चन में आंसर चूज कर लेंगे कि कौन से जगह पे आदर्श कृषि मंडी स्थापित की गई है या कहाँ पे नहीं की गई है। ठीक, तो आदर्श कृषि मंडी क्या होता है, कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये चीज़ हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं? ये प्रश्न पूछा गया है आपका 2022 के व्यापम के किसी एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछा गया है? राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियां स्थापित की गई हैं? कृषि उपज मंडियां, इसका जो करेक्ट आंसर रहा होगा उस समय, ये तो अभी हाल ही में जो नए डेटा आए हैं उनके हिसाब से चेंज हो गया होगा। तो अभी अगर वर्तमान की कंडीशन में देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 69 कृषि मंडियां कार्यरत हैं। इसके अलावा कुछ उप मंडियां हैं, कृषि मंडियां जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे उप मंडियाँ बनाई गई हैं। तो टोटल 118 उप मंडियाँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे प्राथमिक कृषि साख समिति स्थापित की गई है। कृषि साख समिति, कृषि साख समिति, साख मतलब होता है क्रेडिट या उधार देने वाली संस्थाएं। तो कृषि साख समितियाँ टोटल 2058 कृषि साख समितियाँ हैं। और इसके अलावा उपार्जन केंद्र जहाँ पे फसलों की खरीदी की जाती है, ऐसे केंद्रों को उपार्जन केंद्र कहा जाता है। ऐसे टोटल 2311 उपार्जन केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं डेटा को लेकर के कई बार अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन हेतु सुनियोजित विपणन के लिए कितनी कृषि उपज मंडियाँ, कृषि उप मंडियाँ कार्यरत हैं? ठीक है, उप मंडियाँ कितनी हैं? 118 और उपज मंडियाँ कितनी हैं? 69। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ए ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना दिया जा रहा है? अब यहीं पे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का बेसिक आप इकोनॉमी में पढ़ते ही होंगे कि कोई फसल मार्केट में अगर किसी फसल की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो सरकार जो है वो किसानों को उनकी लागत देने और साथ ही थोड़ा सा लाभ देने के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जितनी की
किसान की लागत से थोड़ी सी ज़्यादा हो, ताकि किसान जो है वो अगले वर्ष फिर से उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता रहे। ऐसा जो मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो कि किसान की लागत से ज़्यादा होता है, इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग फसलों के लिए हर वर्ष साल में रबी खरीफ के लिए अलग अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। और ये एमएसपी जारी करने का काम कौन करती है? तो केंद्र सरकार की एक संस्था है CACP। ठीक, CACP के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। अब आप CACP का फुल फॉर्म बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, इसके अलावा आप ये भी ट्राई करेंगे, जब तक मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ अभी आपको, सोचिएगा कि कुल कितनी फसल के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। साथ ही क्या कोई ऐसी फसल है जिसके लिए अलग से एमएसपी जारी किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, जो मुख्य रूप से जो फसल हैं उनके अलावा गन्ना के लिए जो एमएसपी जारी किया जाता है उसे असल में FRP कहा जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। गन्ना क्योंकि एक ऐसी फसल है जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसका मतलब है कि उसका जो रस है बहुत जल्दी सूख जाएगा। अगर गेहूं या धान की जगह उसको हम स्टोर करके रखना चाहें तो वैसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गन्ने को कटते ही फैक्ट्री में पहुंचाना होता है जहां पे उसका जूस निकाल करके और शक्कर बनाया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे गन्ना को थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ पे इसके लिए FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ ऐसे फसल हैं जिनके लिए MSP जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? CACP। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी फसल के लिए कितनी MSP दी जाती है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्राइस आपको पता होने चाहिए हर रबी और खरीफ के लिए। ठीक है, तो फसल हो गया और आपको MSP ये पता होना चाहिए। ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उससे जस्ट पहले अगर कुछ MSP में चेंजेस हुए हैं, धान गेहूं चना इनके लिए अगर कुछ MSP में परिवर्तन हुआ है तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन चीज़ों को अपडेट करके जाना है। जैसे कि मैं क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देते चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पुराने हो गए हैं। अब जो इनके आंसर हैं वो आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, प्रश्न वैसे ही रहेंगे लेकिन इसके आंसर जो है वो बदलते चले जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान A ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना जारी किया गया था। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि धान के लिए जनरली दो प्रकार के मूल्य जारी किए जाते हैं। एक तो है धान सामान्य और एक है धान A ग्रेड। यहाँ पे दो अलग अलग प्राइस जो है वो जारी किए जाते हैं धान के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की है। अगला प्रश्न है, तो मैं जो प्रश्न आपको बताते जा रहा हूँ इनके आंसर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, पर ये क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो अब डाटा चेंज हो गया है और उस डाटा को याद करने का या डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य A ग्रेड के लिए कितना घोषित किया गया है। अलग अलग वर्षों में प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ ये रिपीट हो रहा है, प्रश्न रिपीट हो रहा है, वर्ड्स अलग हैं इसलिए इसका आंसर भी अलग अलग है। अगला प्रश्न पूछा गया है 2018-19 में धान का खरीदी मूल्य क्या था। जब भी सीधा खरीदी मूल्य पूछे तो हमको सामान्य धान के लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसी को आंसर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे स्पेशली पूछेगा कि धान A ग्रेड के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया है। ठीक, फिर अगला एक प्रश्न पूछा गया है मक्का के लिए, मक्का का समर्थन मूल्य कितना है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दिया गया है। फिर यही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा MSP पर किन फसलों का उपार्जन किया जाता है। किन फसलों का मतलब धान गेहूं मक्का चना, कौन कौन सा फसल है जिसको कि खरीदा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सरकार के द्वारा जिस समय प्रश्न पूछा गया है उस समय धान मक्का और रागी का उपार्जन किया गया था, उस समय गेहूं नहीं खरीदा गया था। ठीक, इसी प्रकार जब भी ये चीज़ें चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं, तो आपको उसके हिसाब से, करंट के हिसाब से अपना आंसर देना होगा। अगला प्रश्न है कितने लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। मतलब यहाँ पर MSP पे खरीदा गया क्वांटिटी भी पूछ सकता है, फसल, इसके साथ ही
कौन सी फसल है, मतलब धान, गेहूँ, मक्का क्या चीज़ है। इसके साथ ही इसका क्वांटिटी और MSP ये चीज़ें भी पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक, अगला प्रश्न है कितने लाख टन धान की खरीदी की गई है। उसके अलावा धान के बोनस के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। अब ये बोनस क्या चीज़ है, ये जो MSP जारी किया जाता है ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सरकार के CACP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अब ये जो CACP जारी करता है, मूल्य जारी जो किया जाता है, इसके अलावा राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से उस प्राइस को बढ़ा करके, मतलब CACP के द्वारा जारी किए गए MSP से बढ़ा करके भी कुछ प्राइस ऑफर कर सकता है किसानों को। यही जो बढ़ा हुआ रेट है, ये जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा पैसा है किसी फसल के लिए, उसे कहा जाता है बोनस। ठीक है, तो CACP के द्वारा जो जारी किया गया प्राइस है, इसके अलावा जो मूल्य दिया जा रहा है इसको कहा जाता है बोनस। अब सरकार के द्वारा जो बोनस जारी किया जाता है ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, केंद्र सरकार का जो CACP डिपार्टमेंट है उसके अलावा राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में किसानों को अलग से बोनस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो CACP ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक, ये जो CACP है केंद्र सरकार की संस्था है और राज्य जो है वो बोनस प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अच्छा ये सारे डेटा आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सभी डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा या फिर जिस समय MSP घोषित किया जाता है उस समय ये सभी डेटा नेट पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी की जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेट भी इम्पॉर्टेंट है, कब से खरीदी शुरू की जाएगी और कब इसको समाप्त किया जाएगा, खरीदी प्रारंभ कब होगा और इसको अंत कब होगा। ठीक है, ये डेट भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है धान के समर्थन मूल्य पर खरीफ वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि पिछले साल जो धान खरीदा गया था उसकी तुलना में अभी कितना वृद्धि हुआ है। ठीक, तो फसल की क्वांटिटी में कितना वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में अभी, यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है चना का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रति एकड़ कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक, ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से न्यूज़ में रही हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगी कि इस साल सरकार ने कुछ विशेष घोषणा की है। ठीक है, तो जो भी विशेष घोषणा रहेगी उस वर्ष वो सब आपको करंट अफेयर की मैगजीन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है किस दलहन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस नहीं दिया जाता है। ठीक, अब इसका भी आंसर आपको ये जो पूरा लिस्ट रहेगा, जितने भी फसल हैं उनका जो लिस्ट आएगा वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से फसलों के लिए बोनस दिया गया है और कौन से फसलों के लिए बोनस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में गन्ना खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है। अब यहाँ पे जो 2022 का क्वेश्चन था उसके हिसाब से 355 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था। ठीक है, मैंने ये भी बताया आपको कि गन्ने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसे एक्चुअल में FRP कहा जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसे इसलिए अलग से घोषित किया जाता है क्योंकि गन्ना एक ऐसा फसल नहीं है जिसको कि हम स्टोर करके रख सकें। इसको किसान जो है वो काटने के बाद तुरंत जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री तक पहुंचाना मजबूरी होता है। ठीक है, ताकि गन्ने का जो जूस है वो सूखने न लगे। अगला प्रश्न है किस जिले में सर्वाधिक और सबसे कम धान की खरीदी की गई है। ये सभी ऐसे डेटा हैं जो कि आपको करंट अफेयर से ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम खरीदी, मिनिमम एंड मैक्सिमम खरीदी, किस राज्य में कितना धान खरीदा गया है, किस जिले में कितना ज़्यादा धान कि कोई फसल कितना ज़्यादा खरीदा गया है और सबसे कम कहाँ खरीदा गया है, ये सभी आपको करंट अफेयर में ही मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि
सरकार ने हाल ही में प्रथम मुख्य पहल के रूप में किसानों से कर्ज माफ़ी के लिए कितनी राशि का स्थानांतरण किया है। अब ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। जब भी कर्ज माफ़ी की जाएगी तो इसको बहुत हाईलाइट करके बताया जाएगा कि हमने किसानों का जो इतना कर्ज था इसको माफ़ कर दिया है ना। तो ये आपको करंट अफेयर में ही मिल जाएगा, कर्ज माफ़ी कब हुई है, कितनी हुई है। अगर जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस समय का करंट अफेयर में इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अभी भी ध्यान रखना है, अगर आप नेक्स्ट CGPSC या व्यापम का कोई एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष में किस दलहन फसल का समर्थन मूल्य सर्वाधिक था। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि किसी एक फसल का सर्वाधिक MSP और सबसे कम MSP कितना है, सर्वाधिक MSP पर कौन सी फसल खरीदी गई है, ये चीज़ भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो MSP के बारे में यही घूम फिर करके कुछ पैटर्न है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो एक टॉपिक है कृषि से संबंधित योजनाएं, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। कृषि से संबंधित योजनाएं, कृषि संबंधी योजनाएं, यहाँ से अलग अलग योजनाओं के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में, उनके फैक्चुअल डिटेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको एक एक करके हर एक योजना के बारे में मैं डिस्कस करते चलता हूँ कि कौन कौन सी योजनाओं के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न एक पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एक योजना का नाम आ गया है आपका सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है यह तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब भी आप, हो सकता है ये प्रश्न जब भी रिपीट हो तो ये ऑप्शन दे, ज़रूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो मैं आपको ओरली कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए। एक्चुअली में ये जो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना है, इसके अंदर खुद बहुत सारी योजनाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, ये खुद एक ऐसी योजना है, ये एक कह सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसको आप ये कह सकते हैं कि यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्कीम इस एक स्कीम के अंदर शामिल हो गए हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जो कि बहुत सारे स्कीम का समूह है। बहुत सारे अलग अलग जो स्कीम चल रहे थे उनको इस एक स्कीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि एक स्कीम चलती थी शाकंभरी योजना, एक स्कीम है किसान समृद्धि योजना, इसके अलावा लघु सिंचाई योजना, इसके अलावा हरित क्रांति विस्तार योजना, एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक और था टारगेटिंग राइस फेलो एरिया चेक डैम योजना। ये बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि धीरे धीरे करके जिनकी एफिशिएंसी ख़त्म होने लगी थी और उन सभी को अब सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और हाल ही में मतलब 2017-18 में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, इस सिंचाई योजना के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट एक योजना पूछा गया सूरजधारा योजना के बारे में। सूरजधारा योजना ये क्या चीज़ है? सीधा सीधा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम किस चीज़ के लिए है। तो ये जो सूरजधारा स्कीम है यह बीज अदला बदली के लिए स्कीम है। ये किस चीज़ के लिए है? बीज अदला बदली। अगर किसान के पास ख़राब क्वालिटी के बीज हैं तो वह जो है वो सरकार के जो भी संस्था होगी इस स्कीम को लागू करने वाली, वहाँ पर जा कर के अपनी उस ख़राब क्वालिटी वाले बीज को दे करके और अच्छी क्वालिटी वाले या अच्छी उत्पादकता वाले बीज प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है बीज अदला बदली के लिए योजना है सूरजधारा योजना। अगला प्रश्न पूछा गया है सूरजधारा योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है बीज अदला बदली से। ठीक, अगला प्रश्न पूछा है शाकंभरी योजना के बारे में। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
शाकंभरी योजना। सबसे पहली या सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसी भी योजना के बारे में कि उस योजना का उद्देश्य क्या है। इसके बाद में कुछ बेसिक डिटेल्स आप एक्स्ट्रा चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे कि शाकंभरी योजना के बारे में, इसके ईयर के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कब से शुरू किया गया था। शाकंभरी योजना शुरू हुआ है वर्ष 2005 से और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, यह सिंचाई से संबंधित योजना है। इसके प्रमुख उद्देश्य थे लघु एवं सीमांत कृषकों को नलकूप और आपके कुआं निर्माण के लिए अनुदान देना, ताकि प्राइवेट या निजी सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हो सके। और ये जो है आपका सुनिश्चित सिंचाई योजना के अंतर्गत भी शामिल है। ठीक है, जो शाकंभरी योजना है वो सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र, इस योजना के अंतर्गत शाकंभरी योजना भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि करना। ठीक, अगला एक प्रश्न पूछा गया है, इसका शब्द घुमा दिया गया है। ये बताया गया है कि 2005-06 में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एक योजना शुरू की गई है सिंचाई के लिए। इस योजना का नाम बताइए। तो कौन सी योजना है? शाकंभरी योजना। ठीक, इसके अलावा अगला एक इसी शाकंभरी योजना के अंतर्गत ये बताया गया है कि कितने पावर का जो पंप है किस अनुदान पर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे याद रखना है कि किसानों को 5 HP तक का पंप ये 75% अनुदान पर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किसानों को इसी शाकंभरी योजना के अंतर्गत 5 HP तक का जो पंप है, 5 HP तक का जो पंप है, यह 75% अनुदान पर प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि 75% सरकार पे करेगी और सिर्फ 25% जो है वो किसान को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कुआं खुदवाना चाहता है तो कुआं खोदने के लिए इसी शाकंभरी योजना के अंतर्गत कुआं निर्माण के लिए व्यक्ति को 50% का अनुदान प्राप्त होता है। कुआं निर्माण के लिए 50% अनुदान, और 5 HP तक का पंप अगर खरीदता है तो उसको 75% अनुदान प्राप्त हो जाता है। इसे कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया है 2005-06 में। ठीक, अगला एक प्रमुख योजना है, इसका नाम है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख चीज़ों की अगर चर्चा करें तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई होता क्या है पहले तो बेसिक पता होना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है कि मॉडर्न तरीकों से जो सिंचाई की सुविधा जो है वो खेतों में डेवलप की जाती है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया या स्प्रिंकलर हो गया, जहाँ पे खेतों को फ्लड या बाढ़ की जैसे वहाँ पे पानी भरने की बजाय टारगेटेड एरिया में पानी पहुँचाया जाता है। इसको कहा जाता है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसको शुरू किया गया था 2013-14 से, वर्ष 2013-14 से शुरू किया गया था और राज्य के लगभग सभी जिलों में इसको शामिल किया जा चुका है। इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी के जो किसान हैं उनको अलग अलग बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि लघु और अगर सीमांत किसान हैं, लघु एंड सीमांत किसानों को अलग अलग चीज़ों के लिए बेनिफिट मिलता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में स्प्रिंकलर लगवाना चाहता है और वह व्यक्ति मान लो किस कैटेगरी का है, मान लीजिए कि वो लघु या सीमांत कैटेगरी का है, तो उनको लगभग स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के लिए 70% अनुदान प्राप्त हो जाता है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी कैटेगरी के जो किसान हैं, मतलब अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद कैटेगरी के जो किसान हैं, उनको केवल 75% अनुदान प्राप्त होता है। इस अनुदान में भी सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। ठीक है, केंद्र और राज्य का अनुदान, केंद्र और राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है ये अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे लघु एवं सीमांत के लिए केंद्र जो है वो 33% देगा और राज्य 37% देगा। ठीक है, 33 और 37, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला जो है वो अन्य जो किसान हैं उनको 27% केंद्र के द्वारा प्राप्त होगा और 23% राज्य के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक,
ये जो डाटा हम देख रहे हैं ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। 70% में से 35% केंद्र देता था और 35% राज्य के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, लघु सीमांत को 70% जो अनुदान ऑफर किया जाता है उसमें से 35% दिया जाता था, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो चुका है। और यहाँ से प्रश्न जो है वो अभी एकदम रिसेंटली नहीं पूछा गया है, लेकिन 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अब 2013-14 का कोई स्कीम है और अगर उसको ठीक से लागू किया जा रहा है, उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है, तो उसको 2017 में पूछा गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी ये प्रश्न रिपीट हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला एक स्कीम के बारे में पूछा गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं। अच्छा, ये जो लघु सूक्ष्म सिंचाई योजना है इसमें और कई प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके डेटा हम यहीं पे कवर कर चुके हैं। कभी पूछा है कि केंद्र का योगदान कितना है, कभी पूछा है राज्य का योगदान कितना है, कभी पूछा है कि लघु एवं सीमांत के अलावा अन्य कृषकों को कितना योगदान दिया जाता है, कितना अनुदान दिया जाता है, उनको कितना कितना % केंद्र या राज्य पे करता है। यही प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से मैंने उनको बार बार डिस्कस नहीं किया है। अगला प्रमुख जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये नाम से समझ में आ रहा है कि फसल अगर बीच में ही अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो जाता है कोई भी समस्या होने की वजह से, मतलब किसान को अगर अपनी उपज प्राप्त नहीं हो पाती है, अंतिम रूप से वो अपनी फसल को बेच करके पैसा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करवाता है, अपनी फसल का बीमा करवाता है। और इसी से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ कि इस योजना को राज्य में कब से लागू किया गया है, तो वर्ष 2016 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया जा चुका है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, यह छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से लागू हुआ है। इसका आंसर अगर पूछा जाए तो 2016-17 से इसको लागू किया गया है। और जनरली बस यही जो प्रश्न है वो बीमा योजना के बारे में, इस पर्टिकुलर योजना के बारे में पूछा गया है। लास्ट टाइम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला एक योजना है, इसका नाम है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना। इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है कि इसको, ये जो कृषक जीवन ज्योति योजना है इसका मुख्य कार्य क्या है। इसके अंतर्गत, इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं इनको कुछ लिमिटेड पावर कंजम्पशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और उसके बाद उनको कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब किसानों को बिजली की जो सुविधा है उसे कम रेट पर देने के लिए या कुछ निःशुल्क बिजली देने के लिए ये स्कीम है, इसका नाम है कृषक जीवन ज्योति योजना। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 से यह योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है। फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है। फ्लैट रेट कहने का मतलब है एक ऐसा कीमत जिसको पे करने के बाद एक लिमिटेड अमाउंट का जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उनको बार बार मीटर में चेक नहीं करवाना है। ठीक है, मतलब हर किसान को इतना ही रुपए पे करना है। ये जो फ्लैट रेट वाला सिस्टम है इसको लागू किया गया था अगस्त 2018 से। ठीक, और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था क्योंकि उस समय ये करंट अफेयर का न्यूज़ था। तो अगस्त 2018 में जो लागू किया गया था, इस प्रश्न को 2021 में पूछा गया है। ठीक, ये जो फ्लैट रेट था कितना निर्धारित किया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि अगर कोई किसान 5 HP तक कोई पंप चलाता है अपने खेत में तो उनको प्रति माह मुख्य रूप से 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। 200 रुपये प्रति माह पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो कितना भी बिजली यूज़ कर सकते हैं। इसको कहा गया है फ्लैट रेट। ठीक, मतलब एक ऐसा निश्चित धनराशि निर्धारित कर दिया गया है जिसको
पे करने के बाद वो चाहे जितना बिजली यूज़ कर सके, और एक निर्धारित आपके पावर के मोटर पंप तक ही वो पैसा मान्य होगा। मान लो अगर कोई किसान 5 HP से ज़्यादा का पंप लगाता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है एक और नया दूसरा स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये हाल ही में जो नई सरकार गठित हुई थी उन्होंने ये स्कीम शुरू किया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और अभी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। हालांकि इसका जो कुछ प्रावधान है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें बताया गया था कि किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही फसल की सही कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों की सहायता की जाएगी। ठीक, इसके अलावा कुछ आपका MSP में कुछ बोनस बढ़ा करके भी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो अलग अलग फसलों के लिए भाई अलग अलग निर्धारित बोनस दिया जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में क्योंकि ये स्कीम लागू नहीं है इसीलिए इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नहीं रह गई है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है गोधन न्याय योजना के बारे में। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय, ये स्कीम भी जो कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा ये स्कीम लाया गया था। इसको शुरू किया गया था 2020 में, जुलाई 2020 में इसको शुरू किया गया था। हरेली त्यौहार के दौरान, हरेली के दौरान ये स्कीम शुरू किया गया था। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब शुरू किया गया था। डेट नहीं पूछा था, वहाँ पे फेस्टिवल का नाम पूछ लिया था। तो फेस्टिवल था उस समय हरेली से इसको शुरू किया गया था। और इसके बाद में एक और प्रश्न पूछा है कि जुलाई 2020 को हरेली के दौरान शुरू की गई योजना कौन सी थी। तो मैंने बताया आपको गोधन न्याय योजना को इसी समय शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया है डेट के बारे में। अब हालांकि अभी ये डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस वर्ष ये एग्ज़ाम हो रहे थे उस समय, जिस वर्ष ये योजना शुरू हुई थी उस समय जो एग्ज़ाम थे उस समय करंट अफेयर के हिसाब से ये महत्वपूर्ण था। इस योजना को शुरू किया गया था 20 जुलाई को, 20 जुलाई सन 2020 को। ठीक, अगला प्रश्न है गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ ने निम्नलिखित में से किसका सहयोग लेने हेतु MOU शुरू किया है। ठीक, अब इसका आंसर भी आपको करंट अफेयर के ही उस टाइम पे न्यूज़ में मिल गया था। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा या उनके साथ मिल करके छत्तीसगढ़ में गोबर से विद्युत बनाने का एक प्लांट लगाया जाना था। ठीक, और यही चीज़ वहाँ पर पूछा गया था। ठीक, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत BARC के साथ MOU किया गया था, के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, गोधन न्याय योजना क्या था, इसी के ये जो योजना थी इसी के अंतर्गत हमने देखा कि गायों का जो गोबर है या मवेशियों का जो गोबर है उसकी खरीदी की जा रही थी, गौमूत्र की खरीदी की जा रही थी। ठीक, ताकि जो किसान हैं उनको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके, गोबर और गौमूत्र बेच करके उनको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। और साथ ही वहाँ पर जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे वो गोबर से खाद बना करके और उनको बेच सके, ताकि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद हो सके, उनको भी एक जॉब मिल सके। ठीक, तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स थे जहाँ से मल्टीपल लोगों को जॉब देने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न था गोधन न्याय योजना के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि इसमें एक फैक्ट दिया गया है कि इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2020 में, ये तो ठीक ऑप्शन है। अगला है कुल खरीदी कितने रुपए की गई है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कितने रुपए की खरीदी की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि कुल 140 करोड़ रुपए का आपका गोबर और गौमूत्र खरीदा गया है, तो ये भी उस समय के हिसाब से सही फैक्ट था। अगला है इसके अंतर्गत कुल कितने पशुपालक हैं जिनको लाभ हुआ है, तो उस समय के हिसाब से 2,11,000 के आसपास पशुपालकों को लाभ हुआ था, ये फैक्ट भी करेक्ट था। तो ये अभी के हिसाब से ये फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही ऐसे इन प्रश्नों के अब रिपीट होने की संभावना है,
क्योंकि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने ये सभी स्कीम्स को लगभग कह सकते हैं कि बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं और लगभग ये स्कीम जो है वो बंद होने की कगार पर है। ठीक, अगला एक प्रश्न एक अलग स्कीम के बारे में पूछा गया है, ये है सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना, इसमें छत्तीसगढ़ में 4 चीज़ों को मुख्य रूप से कह सकते हैं कि लागू करने या उनको बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में आपने 4 शब्द सुने होंगे, एक है नरवा, एक है घुरवा, एक था गरवा, सॉरी नरवा के बाद गरवा आएगा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये स्कीम था। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, सरकार ने उस समय नारा दिया था छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सभी लोगों को इन चारों चीज़ों के नाम और इनके मतलब पता होंगे। नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी क्या क्या चीज़ है इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ठीक, अब इसी के इर्द गिर्द कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी किस स्कीम से संबंधित है, तो यह था सुराजी गांव योजना। फिर पूछा गया है कि नरवा गरवा घुरवा और फिर दे दिया है डैश डैश डैश, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। बताओ ये घुरवा के बाद क्या आता है, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया था। मतलब नरवा का मतलब है कि जो आसपास गांव के आसपास जो छोटे नाले हैं जहाँ से बारिश का पानी बह रहा है उनको सिक्योर किया जाए, उनमें पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। गरवा का मतलब तो सभी को पता है, मवेशी या गाय बैल भैंस। अगला है घुरवा, जहाँ पे गाँवों में जो मवेशी होते हैं उनका जो मलमूत्र होता है, जो गोबर हो गया या जो चारा वो खाए हैं उनका जो बचा खुचा चारा हो गया, उन सभी को एक जगह डंप कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है घुरवा। और कुछ महीनों बाद वो जो है आपका कंपोस्ट के तौर पे या खाद के तौर पे एक निर्मित हो जाता है, जिसको कि खेतों में बाद में ले जा करके डाल दिया जाता है। ठीक, और बाड़ी मतलब घर में गाँवों में जो छोटे सभी घरों के आसपास जो फ्री एरिया होता है वहाँ पे वो कुछ ना कुछ चीज़ें उपजाते हैं। कोई व्यक्ति वहाँ पे कुछ सब्जियाँ लगा लेते हैं, कोई धनिया मेथी लगा लेते हैं। इस प्रकार घर की बाड़ी से ही बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें यहाँ पे उगा ली जाती हैं और उनको कंज्यूम किया जाता है। ठीक, तो इन सभी को उस समय सरकार ने इंकरेज किया था, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी को। अगला प्रश्न है सुराजी गांव योजना कब और कहाँ शुरू किया गया था। इसे शुरू किया गया था 8 फरवरी 2019 को। 8 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था दुर्ग जिले से। ठीक, सुराजी गांव योजना 8 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। इसके अलावा कुछ रैंडम स्कीम्स हैं जिनके बारे में करंट अफेयर पे ही प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ऐसे योजना है जो कि किसी पर्टिकुलर ईयर में ही शुरू किए गए और बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होने की वजह से उसी वर्ष वो जो है वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जैसे कि एक स्कीम के बारे में पूछा गया है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना क्या है, कब शुरू किया गया था और इसमें कितने HP तक का जो पंप है वो वितरित किया जाता था। ठीक, तो आप इनके बारे में चाहें तो करंट अफेयर की मैगजीन में या लेटेस्ट अगर इनके बारे में कोई डेटा कुछ अपडेट है तो इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस कुछ स्कीम्स के नाम लिख देता हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एक है सौर सुजला योजना। एक प्रश्न पूछा गया था आपका ICDP स्कीम के बारे में। ICDP स्कीम के बारे में पूछा गया था कि ये जो स्कीम है किस चीज़ से संबंधित है। ठीक, फिर सौर सुजला हो गया। ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा। नीली क्रांति जो है वो आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके अलावा पूछा गया था राजीव गांधी किसान मितान योजना किससे संबंधित है, तो ये जो है वो कृषि से संबंधित योजना था। उसके अलावा एक और योजना के बारे में पूछा गया है स्वामी आत्मानंद जयंती। स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस योजना का शुभारंभ किया गया है। उस समय 2020 में एक योजना चलाया गया था, इसका नाम था धड़सा विकास योजना। धड़सा का मतलब है कि खेतों को जोड़ने वाला जो पगडंडी होता है उसको धड़सा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्कीम है सीड बैंक योजना। सीड बैंक योजना मतलब
अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं इनको सहेज कर रखा जाए, इसके लिए एक योजना शुरू किया गया था, सीड योजना, सीड बैंक योजना। सीड बैंक योजना शुरू किया गया था 2007-8 में। फिर एक और प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो 1999 या 2000 के आसपास शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। सरकार बदलते ही योजनाओं के नाम बदल जाते हैं। ये जो स्कीम था ये पहले से ही चल रहा था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसी का नाम बदल के बाद में प्रधानमंत्री बीमा योजना कर दिया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसको शुरू किया गया था 1999 और वर्ष 2000 वाले सत्र के दौरान। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सी जैविक फसलें हैं। उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जैविक उत्पादों का बड़ा न्यूज़ चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में ये जो फसल है ये जैविक फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो 2021 में यहाँ पे कुछ फसलों के नाम बताए गए थे। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। उस समय एक था दुबराज चावल, एक था जवा फूल और एक था आपका उड़द। ये सभी को जैविक फसलों की कैटेगरी के अंदर रखा था। ठीक, सरकार ने इसको जैविक कैटेगरी के अंदर रखा है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है सी मार्ट के बारे में। सी मार्ट आपको पता है, जैसे सुपरमार्केट होता है जिसको कि मार्ट कहा जाता है, उसी प्रकार से सी मार्ट इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ मार्ट। ये एक ऐसा शॉपिंग मॉल है या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जो कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर जो उत्पाद हैं वो किसी बड़े इंडस्ट्री से ख़रीदा गया नहीं रहता है। यहाँ पे जो भी उत्पाद बेचा जा रहा है इनको स्व सहायता समूहों के द्वारा या जो भी लोकल प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचा जाता है, इनकी खरीदी की जाती है। ठीक है, जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं इन्हीं को ही सी मार्ट के अंतर्गत बेचा जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है चिराग योजना के बारे में। ठीक है, चिराग योजना क्या है। तो चिराग योजना जो है वो किसानों की आय में वृद्धि से संबंधित स्कीम है, जिसको अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया था 2022 के आसपास। अगला एक प्रश्न है मिलेट मिशन के अंतर्गत कौन कौन से फसल शामिल हैं। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मिलेट मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फसलों को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कोदो, कुटकी, रागी या ब्राउन राइस। तो ये सभी जो हैं वो मिलेट मिशन के अंदर शामिल हैं। ठीक, कोदो, कुटकी, रागी, ब्राउन राइस ये सभी मिलेट मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में इतने प्रमुख क्वेश्चन थे जो कि कृषि संबंधित योजनाओं के बारे में पूछे गए हैं। ठीक, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर संबंधित हैं और अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि किस वर्ष कौन सी फसल के लिए कितना आपका कह सकते हैं कि सपोर्ट केंद्र द्वारा खरीदी किया गया है। मतलब जो FCI गोडाउन है वहाँ पर कितनी मात्रा में खरीदी की गई है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, तो मोटा मोटी मैं कुछ और टॉपिक है वहाँ इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि एक प्रश्न बनता है यहाँ पे GSDP में। ठीक, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP, इसमें कितना योगदान है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे GSDP में बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कब कौन सा फसल कितनी मात्रा में खरीदा गया, कितना परसेंट खरीदा गया है, कौन सा फसल सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने खरीदा है या राज्य सरकार ने खरीदा है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है,
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलेंगी, ये सब कुछ हमको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे। जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे आपको इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हमको ऋण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मतलब किसानों को कितने % पर ऋण मिलता है, सहकारी समितियों में क्या क्या ब्याज दर चल रहा है, इसके अलावा कुछ नया स्कीम चल रहा है ऋण से संबंधित, वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, कोई नई स्कीम में मान लो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अलावा किसी विदेशी संस्था के द्वारा अगर मदद की गई है तो उनका भी नाम पूछा गया है। अगर मान लो वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा हेल्प कर दिया गया है तो वो प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमने पिछले 2-3 क्लास में कवर की हैं। मुख्य रूप से सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो कि मुख्य रूप कृषि सिंचाई वाले जो तथ्य हैं वो और आपके कृषि से संबंधित जो तथ्य हैं ये सभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इनका डाटा आएगा और वहीं से हमको ये चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। ठीक, इनका कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है जिसको कि आप रट लें और यही चीज़ें एग्जाम में अगर आएँ तो आप दोबारा उसको करेक्ट कर पाएंगे। हर बार इसके डेटा या फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं और इसीलिए इनको हमें बार बार अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक फैक्ट्स वाले एक नए टॉपिक के बारे में शुरू करेंगे जो कि है वन संसाधन। ठीक है, वन संसाधनों से संबंधित चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वन संसाधनों के बारे में भी कुछ पोर्शन जो है वो स्टैटिक है और कुछ पोर्शन जो है वो वहाँ पे भी करंट अफेयर बेस्ड हो जाता है। तो कहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रेटजी रखना है, कितना प्रिपेयर करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।